नमस्कार, आप सभी ने चैप्टर 3 मानव जनन का पार्ट 11 तक देखा। पार्ट 11 में आपने अभी तक अंडाणु की संरचना के बारे में देखा, किस तरीके से मादा युग्मक की अंडाणु की संरचना कैसे होती है। इसमें आपने एक पढ़ा कि संपूर्ण अण्डजनन के द्वारा हमने देखा था कि अंडाणु की संरचना कैसे होती थी। इनके बारे में हमने पूरे संपूर्ण जानकारी ले चुके थे। किसमें? भाग 11 में अंडाणु की संरचना में किस तरीके से अंडाणु की संरचना होती है। तो अब इसके आगे का जो टॉपिक आता है वो होता है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है आर्तव चक्र, कब होता है, कौन से हार्मोन इनको रिस्पॉन्सिबल कराते हैं और ये कितने दिन तक होता है, कब ये अवस्था बंद हो जाती है, क्या क्या घटनाएं होती है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आर्तव चक्र। ठीक है, तो हमारा चैप्टर था मानव जनन। मानव जनन भाग 12 जो कि चैप्टर 3 है। इस अध्याय में भाग 12 में क्या पढ़ने वाले हैं? आर्तव चक्र। क्या पढ़ने वाले हैं? आर्तव चक्र। आर्तव चक्र। आर्तव चक्र को कई नामों से जाना जाता है। जैसे आर्तव चक्र को ऋतुस्राव भी बोलते हैं या रजो धर्म भी बोलते हैं, रजो चक्र भी बोलते हैं, मासिक धर्म भी बोलते हैं और यहाँ तक कि सामान्य जनों की भाषा में माहवारी भी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं आर्तव चक्र को हम क्या क्या बोलते हैं। आर्तव चक्र या इसी को बोलते हैं ऋतुस्राव या रजो दर्शन या रजो धर्म या इसी को बोलते हैं रजोस्राव। रजोस्राव या इसी को बोलते हैं मासिक धर्म। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म या सामान्य जनों की भाषा में बोलते हैं माहवारी। माहवारी इनको इंग्लिश में बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसे शॉर्ट में बोलते हैं एमसी। तो देख लेते हैं कि आर्तव चक्र या ऋतुस्राव या रजो धर्म, रजोस्राव, मासिक धर्म या माहवारी तो मादाओं में होता है। बेसिकली रूप से हम देखें तो ये फीमेल में बहुत से कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या होता है, आर्तव चक्र कैसे होता है, कब उत्पन्न होता है, क्या क्या घटना होती है, इनको कुछ भी पता नहीं होता है। कुछ फीमेल की बात कर रहे हैं, नॉर्मली तो कुछ लोग तो पता होता है, लेकिन ये तो मेल में होता नहीं है, ये तो फीमेल में होता है। तो फीमेल में देखेंगे हम बात करें कि इसमें आर्तव चक्र में होता है एक, आप अभी जान लीजिए कि इसमें दो चीज़ों में कुछ चेंज आते हैं। पहला होता है गर्भाशय में, दूसरा होता है अंडाशय में। दो चीज़ों में परिवर्तन होता है आर्तव चक्र में, मुख्य रूप से पहला गर्भाशय और दूसरा अंडाशय में। इसमें क्या होता है, कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन मतलब कुछ इसमें हार्मोन का लेवल होता है, कुछ घटता है कुछ बढ़ता है। अब कब घटता है कब बढ़ता है इसको हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, अब बने रहिए लास्ट तक। तो आर्तव चक्र जो होती है फीमेल में होती है। तो फीमेल में अगर बेसिक रूप से देखें कि एक हमारा संघ आती है, पहले हम संघ से शुरू करेंगे कि आर्तव चक्र एक बहुत बड़ा संघ है जिससे हम बोलते हैं कार्डेटा। कार्डेटा एक बहुत बड़ा संघ है, कार्डेटा। और कार्डेटा के अंदर क्लास आती हैं जिससे हम बोलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी स्तनधारी अब स्तनधारियों में भी, इसके अंदर भी एक क्लास होती है जिसे बोलते हैं प्राइमेटा। प्राइमेटा। अब आपको पता होगा कि ये सब क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम पहले क्लियर करते हैं कॉर्डेटा क्या होता है। देखिए, जितने भी जीव हैं
इस धरती पर छोटे से लेकर बड़े तक के जितने भी जीव खोजे जा चुके हैं या जितने भी बाकी रह गए हैं, जिनको खोजना अभी बाकी है, तो अभी तक जितने जीव खोजे गए हैं उनको मुख्य रूप से 11 वर्गों में बांटा गया है। पूरे जीवों को 11 संघों में बांटा गया है। पहला संघ आता है कौन सा? पोरीफेरा। दूसरा सिलेंट्रेटा या नाइडोरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केल्मिन्थेज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकाडेटा और कार्डेटा। ये सभी संघ जो है ये क्लास 11 का चैप्टर में मिल जाएगा, चैप्टर 4 में प्राणी जगत में। तो उसमें एक कार्डेटा आता है। कार्डेटा का मुख्य लक्षण हम बताएं तो कार्डेटा उसे कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कार्डेटा हम उसे कहते हैं जिनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, यानी पृष्ठ माने पीछे रज्जु, रज्जु का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। और क्या होता है कार्डेटा में? और इनमें पृष्ठ खोखली तंत्रिका तंतु पाया जाता है। पीछे एक खोखली, इसी रज्जु में क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंतु पाया जाता है, पृष्ठ खोखली तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु। और एक इसमें और लक्षण होता है, इसमें जो ब्लड का जो फ्लो होता है, इनके जो बॉडी में पूरी तरीके से जो ब्लड फ्लो होती रहती है वो होता है बंद प्रकार का, यानी बंद परिसंचरण तंत्र। ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम समझा रहे हैं कार्डेटा किसे बोलते हैं। कार्डेटा मुझे बोलते हैं जिस जू में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनके रीढ़ की हड्डी के खोखली भाग में तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु क्या होते हैं? जो हमारे पूरे ब्रेन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। जितने हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको एक्शन एंड रिएक्शन कौन कराता है? तंत्रिका तंतु। और दूसरा होता है हमारे जितने भी जीव हैं कार्डेटा के अंतर्गत, उनमें जो उनके शरीर में क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो होता है वो एक पाइप के द्वारा होता है, यानी पाइप के अंदर बंद होकर वो फ्लो होती है, यानी एक बोल सकते हैं कि धमनियों और सिराओं में होती है। ठीक है। अब बोलेंगे स्तनधारी क्या होता है। कार्डेटा के अंदर ही एक क्लास आती है जिसे बोलते हैं स्तनधारी, मेमल्स। क्या बोलते हैं? मेमल्स। मेमल्स। अब मेमल्स क्या होते हैं? मेमल स्तनधारी, नाम से ही पता चल रहा है कि स्तनधारी, यानी जिन जीवों में स्तन हो, जिन जीवों में स्तन हो, यानी स्तन ग्रंथि हो। और वो स्तन ग्रंथि का काम क्या है? दूध पिलाना। स्तन में क्या होता है? दूध का निर्माण होता है, यानी वो बच्चों को दूध स्तनपान कराती हैं। यानी जिनमें क्या होता है? स्तन ग्रंथि। यहाँ पर लिख देते हैं स्तन ग्रंथि, स्तनधारी का मुख्य लक्षण, इसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है। जिन जीवों में स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिन जीवों में स्तन ग्रंथि पाई जाती हैं और वो अपने बच्चों को क्या करती है? दूध पिलाती है, यानी स्तनपान करवाती है। और उनके शरीर पर क्या होती है? और उनकी त्वचा पर, स्तनधारियों के जीवों की त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। अब स्तनधारी कैसे पहचानेंगे कि कोई जीव स्तनधारी है? उनके जीव में जो जीव है उनके एक जोड़ी क्या होते हैं? स्तन ग्रंथि होते हैं। और उनके शरीर पर रोम पाए जाते हैं, रोम माने रोए पाए जाते हैं। और भी बात करें, इनके शरीर के बाएं कर्ण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाएं कर्ण पाए जाते हैं, कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव का मतलब कान का पिन्ना। ये जो है ना हमारे शरीर में जैसे बाएं कर्ण हो रहा है, इसी तरह इसमें भी बहुत है। हम लोग क्या है? स्तनधारी हैं। और इसमें देख लेते हैं, इसमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं। पाद का मतलब हाथ और पैर, हाथ और पैर। एक जोड़ी हाथ हो गया, एक जोड़ी पैर हो गया। स्तनधारियों के लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि ये स्तनधारी है? ये सब उनमें रहना चाहिए स्तनधारियों में, तभी पता चलेगा कि ये स्तनधारी है। और क्या इसमें होता है? और इसमें जो हृदय होता है, यानी जो हार्ट होता है, हार्ट 4 चेम्बरों में बटा होता है, यानी हार्ट जो होता है वो 4 प्रकोष्ठी होता है, 4 प्रकोष्ठी होता है, 4 प्रकोष्ठी। और कैसे पहचानेंगे? कि इनमें जो जबड़े होते हैं, इन जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं और यह दांत एक मसूड़ों के रूप में जकड़े रहते हैं। यानी जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। और बात करें इसमें कि इसमें जो निषेचन होता है,
पॉलिनेशन से पहले एक और बात इंपॉर्टेंट है जो समझ लेते हैं कि इनमें जो जनक होते हैं विपरीत होते हैं, यानी इसमें लैंगिक अंग जो होते हैं विपरीत होते हैं। लैंगिक अंग विपरीत, और लैंगिक का मतलब क्या होता है? लैंगिक अंग विपरीत। अब लैंगिक अंग उसमें होता है जिसमें जो एक जीव है, यानी एकल जीव है और वो बहुकोशिकीय हैं। लैंगिक अंग क्या होता है? विपरीत होता है। विपरीत का मतलब जो जीव होता है उसके विपरीत अंग, जैसे हम लोग मनुष्य में बात करें, मनुष्य में होता है एक नर एवं मादा, तो विपरीत जीव हुए तो उसमें लैंगिक अंग विपरीत हुआ। नर में नर युग्मक, मादा मादा युग्मक, नर में नर जननांग, मादा मादा जननांग, ये हुए ना विपरीत। और इसके बाद बात करें कि इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वह आंतरिक निषेचन होती है, शरीर के अंदर होती है आंतरिक निषेचन। ये और क्या होती है? इनमें आर्तो चक्र होती है, आर्तो चक्र। ये स्तनधारियों का लक्षण है। ये क्या है? पूरा स्तनधारियों का लक्षण है, ठीक है। स्तनधारियों को कैसे हम पहचानेंगे कि इन्हें स्तन ग्रंथि पाई जाती है? त्वचा पर रोम होते हैं, बाहें कड़ पल्लव होता है और 2 जोड़ी पाद होते हैं, हाथ और हृदय 4 प्रकोष्ठी होते हैं। जबड़ों क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। और इनमें लैंगिक अंग विपरीत होते हैं, नर में नर जननांग, मादा मादा जननांग, और आंतरिक निषेचन होता है और आर्तो चक्र इसमें होता है। अब इन स्तनधारियों में भी कुछ डिवाइड किए गए हैं। प्राइमेटा, प्राइमेटा में कुछ और आते हैं जीव, प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हो गया। प्राइमेटा स्तनधारियों में 2 और आते हैं, क्लास 1 को लेंगे, प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा या अप्राइमेट, अप्राइमेट, ठीक है। कार्डेटा एक बहुत बड़ा संघ होता है, उसमें एक संघ आता है, सॉरी क्लास आता है स्तनधारी। स्तनधारियों में भी फिर से क्लास होती है, प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा या अप्राइमेटा। प्राइमेटा मतलब ऐसे जीव जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, जो मनुष्य में जो भी बिहेवियर होते हैं, जो मनुष्य जो भी काम करते आ रहे हैं, जो भी अपने इच्छाओं से जो भी कार्य को कर सकते हैं, जो भी समझ पा रहे हैं, यानी जो मनुष्यों की तरह उनमें लक्षण होते हैं, वो प्राइमेटा होते हैं। प्राइमेटा मुख्य रूप से किसमें? प्राइमेटा में भी होता है मुख्य रूप से बंदर, कपी और मानव या मनुष्य। बंदर, कपी और मानव, ठीक है। आर्तो चक्र में एक संघ होता है जिसे स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारियों में प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा होता है, और यह प्राइमेटा मुख्य रूप से मादाओं में होता है, मादाओं की प्राइमेटा में होता है। ये सब मादाओं में, बंदर की मादाओं में, कपी की मादाओं में। कपी में भी 2 लोग होते हैं, एक गोरिल्ला और चिंपैंजी, गोरिल्ला चिंपैंजी, चिंपैंजी ये। और नॉन प्राइमेट में कौन से जीव आते हैं? नॉन प्राइमेट जो मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे एनी एनिमल, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। इसका लिख लेते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, घोड़ा, हाथी, मतलब जितने भी जीव आते हैं इन सभी जीव को छोड़कर उसे हम बोलते हैं नॉन प्राइमेटा। और नॉन प्राइमेटा में क्या होता है? इसमें इस चक्र को क्या बोला गया है? पहले जो देखेंगे, प्राइमेटा में जितने भी जीव आते हैं, बंदर, कपी और मानव में, इनमें जो होता है चक्र, इसे बोलते हैं आर्तो चक्र। बंदर, कपी, मानव में जो चक्र होता है उसे बोलते हैं आर्तो चक्र। लेकिन इन्हीं नॉन प्राइमेटा के अंतर्गत जो इनसे अलग है, जो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, घोड़ा, हाथी, इसमें क्या होता है? आर्तो चक्र तो नहीं होता, लेकिन इनमें एक अलग से नाम दिया गया है। इनमें कौन सा चक्र होता है? इनमें होता है स्ट्रस चक्र। क्या होता है? स्ट्रस चक्र। जितने भी नॉन प्राइमेटा होता है उनमें स्ट्रस चक्र होता है, और जितने भी प्राइमेट होता है उसमें क्या होता है? आर्तो चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना। क्लियर? जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो
इन प्राइमेट में क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। कुछ मंथली क्या होती है, मंथली वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। और इनमें जो नॉन प्राइमेट है इनमें क्या होता है, मंथली वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है, नो वेजाइनल ब्लीडिंग। इनमें कोई वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है। और जब इसमें आर्तचक्र जब प्रारंभ होती है तो उस समय इसमें संभोग की इच्छा तीव्र नहीं होती, लेकिन इनमें क्या होता है, नॉन प्राइमेट में जब आर्तचक्र की शुरुआत होती है तो इनमें संभोग की तीव्र इच्छा होती है, इसमें इष्टस चक्र में। इतना पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आर्तचक्र की अवस्थाएं कैसे कैसे होती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्तचक्र किसमें होता है। आर्तचक्र मुख्य रूप से 3 जीवों में होता है। आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि आर्तचक्र मुख्य रूप से 3 ही जीव में होता है। कौन कौन से, बंदर, कपि और मानव। किसमें होता है, मादा प्राइमेटों में। आर्तचक्र मादा की प्राइमेटों में, मादा प्राइमेटा जैसे बंदर, कपि और मानव। आर्तचक्र मादा की प्राइमेटा जैसे बंदर, कपि, मानव में होने वाले जनन चक्र को, होने वाले जनन चक्र को आर्तचक्र कहते हैं, आर्तचक्र कहते हैं। सामान्य भाषाओं में क्या कहते हैं, आर्तचक्र कहते हैं। सामान्य जनों की भाषा में आर्तचक्र को क्या बोलते हैं, माहवारी या मासिक धर्म बोलते हैं। अब यह मासिक धर्म या माहवारी कितने दिनों तक का होता है, यह माहवारी मुख्य रूप से 28 या 29 दिनों तक होता है, 28 या 29 दिनों तक होता है। आर्तचक्र हम बता दें हर फीमेल में 28 या 29 दिनों पर एक बार होता है। एक बार वो एग रिलीज करती हैं और वह एग जब जब पुरुष के स्पर्म से वो निषेचित नहीं हो पाता है तो वेजाइनल ब्लीडिंग के माध्यम से वो योनि के माध्यम से बाहर आ जाता है। 28 से 29 दिन पर यह चक्र होता है, आर्तचक्र। अब जब किसी, अब ये आर्तचक्र हम बात करें कि यह किसी फीमेल में आर्तचक्र होती कब है, किस अवस्था में होती है। तो आर्तचक्र फीमेल में, मेनली फीमेल की बात करें, फीमेल में आर्तचक्र प्यूबर्टी एज में होती है। कौन सी उम्र में, PUBE, प्यूबर्टी एज में होती है। आर्तचक्र फीमेल में प्यूबर्टी एज यानी किशोरा अवस्था में होती है। अब हम बता दें किशोरा अवस्था में होती है। अब यह किशोरा अवस्था कब आती है फीमेल में, किशोरा अवस्था फीमेल में 12 से 13 वर्ष की उम्र में आती है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में। तो उनमें क्या होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में, उनमें जो 12 से 13 वर्ष की जैसी उम्र आती है कोई भी लड़कियों में, तो क्या होता है उनमें, हम पहले एक चित्र के द्वारा बना लेते हैं। ये कोई फीमेल है, ठीक है। ये कोई फीमेल है, ठीक है। जैसे इस फीमेल का एज 12 से 13 वर्ष की अवस्था में पहुंचती है फीमेल, तो क्या होता है, इन फीमेल के एक ब्रेन में एक ग्रंथि पड़ी होती है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह GnRH क्या करता है, पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है।
और पीयूष ग्रंथि पर क्या करता है, तो अग्र पीयूष ग्रंथि से, ये ध्यान रखिएगा, तो अग्र पीयूष ग्रंथि से क्या है, पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक पश्च पीयूष ग्रंथि, एक अग्र पीयूष ग्रंथि। तो यह जीएनआरएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, और पीयूष ग्रंथि के अग्र पीयूष ग्रंथि पर, अग्र पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, दो हार्मोन निकलता है। कौन से दो हार्मोन, एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिख देते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसे बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे एलएच और एफएसएच से निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने बताया था कि पार्ट 5 में कि जब नर जननतंत्र मादा जननतंत्र हम जब बताए थे उसमें तो हम देखे थे कि यहाँ पर क्या होता है, ओवरी होती है, ओवरी होती है, ठीक है। हम पहले संरचना बना दिखा देते हैं, ऐसे ऐसी क्या होती है, ओवरी होती है, ये गर्भाशय, ये वजाइना है, ठीक है। तो एलएच और एफएसएच ये क्या करती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि से या एलएच और एफएसएच निकलती हैं तो एफएसएच कहाँ जाते हैं, ये दोनों एफएस और एलएच दोनों पहुंच जाती हैं इस फीमेल के अंडाशय के पास। इस फीमेल के अंडाशय के पास ये एलएच और एफएसएच दोनों हार्मोन पहुंच जाती हैं। और अंडाशय के अंदर क्या होती हैं, अंडाशय के अंदर ये देखिए, ये कोई अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, बहुत सी छोटी छोटी संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं। फॉलिकल या अंडाशयी ओवेरियन फॉलिकल या अंडाशयी पुटिका, अंडाशयी पुटिका, यही संरचना है ये, ठीक है, अंडाशयी पुटिका। जैसे एलएच और एफएसएच हार्मोन अंडाशय में पहुंचते हैं तो अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचना होती है, इन छोटी छोटी संरचना को एलएच और एफएसएच क्या करती हैं, ग्रो कराती हैं। ये नाम से पता चला है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगी, फॉलिकल को डेवलपमेंट कराएंगी, वृद्धि कराएंगी। तो फॉलिकल जिस समय ये वृद्धि कर रही होती हैं, ये फॉलिकल जिस समय वृद्धि कर रही होती हैं उसी समय इस फॉलिकल को अलग अलग तरह की से वृद्धि होगी। जैसे फॉलिकल में कुछ होंगी, जैसे प्राथमिक फॉलिकल, द्वितीयक फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड परिपक्व ग्राफिन पुटक। तो जैसे ये फॉलिकल वृद्धि करेंगे तो उसी समय से दो हार्मोन निकलेंगी, कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन कौन से होते हैं, मादा लैंगिक हार्मोन होते हैं, मादा लैंगिक हार्मोन होते हैं, कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नर में क्या होते थे, हमने बताया था कि नर जनन तंत्र में कि नर में नर हार्मोन के रूप में कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, वहां पर एंड्रोजन था, और यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। जैसे ये क्या करती हैं, एलएच और एफएसएच जाती हैं अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर जो छोटी छोटी फॉलिकल हैं उन फॉलिकल को ग्रो कराती हैं। जो ये फॉलिकल ग्रो कर रही होती है तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है ये फॉलिकल, और ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये क्या करती हैं, ये शरीर के, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये जाती हैं ब्लड वेसल के द्वारा, धमनी और शिराओं के द्वारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन पहुंच जाती हैं इस फीमेल के पूरे शरीर में पहुंच जाती हैं, पूरे शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ब्लड के रूप में पहुंचती हैं, और यहाँ तक कि इस गर्भाशय में भी जाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या ब्लड के द्वारा गर्भाशय में भी जाती हैं। जैसे पहुंचती हैं इनके समय में, इनके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या हो रहा है, पूरे ब्लड में घूम रहे हैं, और घूम रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे घूमेंगे तो इस महिला का एक तो हाइट बढ़ जाएगी, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जैसे इस फीमेल में पहुंचेगी तो इस फीमेल की तो हाइट बढ़ जाएगी। ये कब हो रही है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में हो रही है, तो हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो हिप्स का साइज है, ये जो हिप्स का साइज जिसे हम साइंस की भाषा में बोलते हैं पेल्विक गर्डर, ये चौड़ा हो जाएगा, ये चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि गर्डल दो होते हैं, एक पेक्टोरल एंड पेल्विक। तो ये गर्डल चौड़ा होना जरूरी है, क्योंकि फीमेल को फीमेल बॉडी में बेबी को बर्थ भी कराना है तो उनकी जगह के लिए गर्डल चौड़ी होनी चाहिए,
और भी चेंजेस क्या आते हैं, और भी इनमें ये स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, क्योंकि जो फीमेल 12 से 13 वर्ष की अवस्था में पहुंचती हैं, यानी उनमें किशोरावस्था आ जाती है, तो उनमें उनके अंडाशय से क्या होगा, एग रिलीज होगा। तो जो एग रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो फीमेल है वो एक मदर बन सकती हैं। तो जो फीमेल मदर बन सकती हैं, तो अगर वो शिशु को उत्पन्न करेगी तो उन शिशु को दूध भी पिलाना होगा, तो उन दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथि यहाँ पर विकसित होना जरूरी है। अब और भी क्या होता है, जैसे यह हार्मोन इनके ब्लड में घूमेंगी तो इनके शरीर पर रोम की मात्रा कम हो जाएंगी और इनका आवाज पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवाज पतला हो जाएगा। किसका होगा, फीमेल का, ठीक है। और इनके जननांगों के आसपास बाल भी होंगे, वो भी आ जाएंगे, और इनके जननांग भी कुछ वृद्ध कर जाएंगे, जैसे योनि हो गया, लेबिया मेजोरा, मॉस पेबिस, लेबिया माइनोरा, वेस्टिबुल्स हो गए, और जो उसमें हाइमन हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, सभी क्या हो जाते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। तो क्या हुआ, तो फिर से बता देते हैं कि आतो चक्र किसमें होता है, मादाओं की प्राइमेटा में। मादा प्राइमेटा जैसे बंदर, कपी, मानव, इन्हीं तीनों में क्या होता है, आर्तो चक्र होता है। आर्तो चक्र मुख्य रूप से 28 से 29 दिनों तक होता है। 28 से 29 दिनों के बाद जब पुनः दोहराया जाता है। और आर्तो चक्र कब होता है, जब एक फीमेल में प्यूबर्टी एज आती है। और प्यूबर्टी एज कब होती है, जब 12 से 13 वर्ष की उम्र में वो फीमेल आती हैं। तो क्या होता है, उस फीमेल के ब्रेन में होती है कौन सा ग्रंथि, हाइपोथैलेमस रिलीज होती है GnRH हार्मोन। यह GnRH हार्मोन पीयूष ग्रंथि पे क्या करती है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से दो हार्मोन निकलता है, LH और FSH। LH और FSH यह दोनों पहुंच जाती हैं इस फीमेल के अंडाशय के अंदर। और अंडाशय के अंदर जो भी फॉलिकल होती हैं, उन फॉलिकल को ग्रो कराती हैं, वृद्धि कराती हैं, प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक, द्वितीयक से तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक से एक परिपक्व पुटक या ग्राफीन पुटक। तो यह जैसे ही परिपक्व होती है, वृद्धि करती है, तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकालती हैं। कौन, ये फॉलिकल। यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक ब्लड वेसल के द्वारा, रुधिर और धमनी शिरा के द्वारा पहुंच जाती हैं इस फीमेल के पूरे ब्लड में। पूरे ब्लड में जैसे पहुंची है तो एक फीमेल में क्या आ जाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब नर और मादा को हम पहचान सकते हैं बाहर से ही देख के। तो इनमें क्या होता है, एक फीमेल की तो हाइट बढ़ जाती है। दूसरी चीज, इनके जो फीमेल का जो हिप्स होता है ये चौड़े हो जाते हैं। तीसरी चीज, इस फीमेल में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। और चौथी चीज, इस फीमेल के बाहरी जो शरीर पर जो रोमे हैं इनकी मात्रा कम हो जाती है। और पांचवी चीज, इनमें आवाज का पतलापन हो जाती है। और छठवीं चीज, इनके जननांगों के आसपास बाल उग जाते हैं और इनके जनन अंग बड़े और विकसित हो जाते हैं। तो ये रहा। अब हम समझ लेते हैं कि फीमेल के अंदर ये ब्लीडिंग क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी फीमेल है, जब फीमेल में पहली बार आर्तो चक्र की शुरुआत होती है, यानी प्रथम ऋतुस्राव, प्रथम ऋतुस्राव, जब फीमेल में पहली बार प्रथम ऋतुस्राव होती है तो उसे क्या कहा जाता है। और यह कब होता है, ये होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में, प्यूबर्टी एज में। और उस अवस्था को बोला जाता है क्या बोला जाता है उस अवस्था को, रजो दर्शन। रजो दर्शन, दर्शन मतलब इसका दर्शन हो रहा है, शुरू हो रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं मेनार्क। जब किसी फीमेल में पहली बार आर्तो चक्र की शुरुआत होती है, अब कब होती है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में, जिसे बोलते हैं रजो दर्शन या मेनार्क, ठीक है। यह मेनार्क जब होती है 12 से 13 वर्ष में, तो उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। कितनी ब्लीडिंग होती है, 3 से 5 दिन। क्या होती है, ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव होती है 3 से 5 दिन जैसे शुरू होती है, तो 3 से 5 दिन तक क्या होती है, ऋतुस्राव होती है, यानी वेजाइना के माध्यम से कुछ ब्लड बाहर आते हैं। अब जब प्रथम ऋतुस्राव तो हो गया, अब देखेंगे कि यह ऋतुस्राव बंद कब होता है, यानी अंतिम ऋतुस्राव।
अंतिम ऐसे बोलते हैं बंद, ऋतुस्राव बंद। ऋतुस्राव बंद कब होता है? 50 वर्ष की उम्र में। 50 वर्ष की उम्र में 50 वर्ष की उम्र में मादाओं के अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु रिलीज नहीं होता है, यानी उनमें आर्तचक्रीय अवस्था बंद हो जाती है। और वह क्या होती है? 50 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद कोई फीमेल में आर्तचक्र नहीं होता, आर्तचक्र नहीं होता है। और आर्तचक्र नहीं होने का मतलब क्या है? कोई फीमेल मदर नहीं बन सकती, ठीक है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोई फीमेल है वो 30 से 35 वर्ष की अवस्था तक वो कोई बेबी को बर्थ कराना है तो बर्थ करा लीजिए, यानी उसके बाद का कोई भरोसा नहीं है। ये 50 वर्ष की ये बात करें किसी एक नॉर्मल फीमेल में, किसमें? नॉर्मल फीमेल में क्या होता है? 12 से 13 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है? ये एग रिलीज करने लगती है, यानी एग रिलीज करने का मतलब इनमें आर्तचक्र की अवस्था शुरू हो जाती है। और यह कब खत्म होती है? 50 वर्ष की उम्र में। 50 वर्ष की उम्र जैसी होती है तो वह फीमेल एग रिलीज नहीं करती है, आर्तचक्र की अवस्था इनमें समाप्त हो जाती है, यानी ये मदर नहीं बन सकती। लेकिन पुरुषों में क्या होता है? हमने जब बताया था नर जनन तंत्र के बारे में कि पुरुषों में ऐसा नहीं है। कोई भी पुरुष है इनमें लगभग एक 80-90 साल तक बात करें तो उनमें पुरुषों में शुक्राणु बनने की क्षमता होती है, यानी वो उस समय भी पिता बनने के योग्य होते हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में लगभग 50 वर्ष के बाद यह उम्र यानी अंडाशय से अंडाणु का रिलीज होना बंद हो जाता है। ये नॉर्मल फीमेल की बातें हैं। लेकिन अंडाशय से अंडाणु रिलीज होना बंद होने का और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कोई फीमेल वो ज़्यादा चिंता कर रही है या ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है, तनाव है, उनके खान पान सही नहीं है, या उनके आसपास का वातावरण सही नहीं है, जिस वातावरण में रहती है वो वातावरण का माहौल ही नहीं सही है, या उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो गए हैं। इन कारणों से भी क्या होती है? आर्तचक्र की अवस्था बंद हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आर्तचक्र जो भी होता है, ये आर्तचक्र मुख्य रूप से 4 प्रावस्था में होता है। आर्तचक्र मुख्य रूप से 4 प्रावस्था में होता है। कितने प्रावस्था? 4 प्रावस्था। 4 प्रावस्थाएं। आर्तचक्र में 4 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला प्रावस्था जो आती है वो होती है स्रावी प्रावस्था, जैसे बोलते हैं रक्तस्रावी प्रावस्था। रक्तस्रावी प्रावस्था इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, ये मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन तक होता है? रक्तस्राव यानी रक्त का बाहर निकलना, योनि के द्वारा रक्त का बाहर निकलना कितने दिन तक निकलता है? 3 से 5 दिन तक। 3 से 5 दिन तक, ठीक। कोई 3 से 5 का मतलब यानी 1 2 3 या 1 से 3 या 1 से 5, ठीक है। और दूसरा आता है पुटकी प्रावस्था। पुटकी प्रावस्था या इसी को बोलते हैं प्रचुरोद भवन। प्रचुरोद भवन। पुटकी प्रावस्था बोलते हैं फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज या फोलिकल फेज। फोलिकल फेज या इसी प्रतिरोध भवन को बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव। तीसरा अवस्था जो आते हैं ये कितने दिन तक होता है? ये होता है 6 से लेके 13 दिन तक, यानी 6ठे से लेके 13वें तक ये होता है, यानी 8 दिन तक होता है। ये कितने दिन तक होता है? 3 से 5 दिन तक। ये होता है 8 दिन तक। अब इसके बाद आता है अंडोत्सर्ग की अवस्था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडोत्सर्ग की अवस्था। या इसे बोलते हैं ओवुलेशन फेज। ये कितने दिन तक होता है? यह 1 दिन तक होता है, यानी
14वें दिन तक होता है ये एक दिन, ये एक दिन होता है। ये 14वें जिस दिन आर्तव चक्र की शुरुआत होती है उस दिन से लेकर ये 14वें दिन पर, 14वें दिन जैसे आता है उस समय अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, यानी उस समय उनके अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है। यह प्रेगनेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेज है 14वें दिन। 14वें दिन सबसे इम्पोर्टेंट फेज है प्रेगनेंसी के लिए। और चौथा इसकी अवस्था आती है, इसे बोलते हैं स्रावी प्रवस्था। स्रावी प्रवस्था या इसे बोलते हैं, स्रावी प्रवस्था को बोलते हैं पित्त की प्रवस्था। पित्त की प्रवस्था इंग्लिश में बोलते हैं इसे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। और यह कितने दिन तक होता है? ल्यूटियल फेज होता है 16 से लेके 28 या 29 दिन तक। ये ऋतुस्रावी प्रवस्था में क्या होता है बताते हैं। जैसे मान लीजिए फीमेल का जनन तंत्र है, जब हम बताए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो हम बताए थे कि किसी फीमेल के गर्भाशय में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। सबसे जो बाहरी स्तर होता है, सबसे जो बाहरी स्तर है, इस स्तर को बोला जाता है क्या? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। और जो बीच का स्तर होता है, ये बीच का स्तर होता है, इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की स्तर होती है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। 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 तो बेसिकली क्या होता है, जब 12 से 13 वर्ष की उम्र में कोई फीमेल आ जाती है तो क्या होता है, इस फीमेल के अंडाशय से, ये क्या है अंडाशय से एक एक क्या होता है, एक एग रिलीज होता है। ये एग अभी कंप्लीट एग नहीं है, ये अभी द्वितीयक ओसाइट के रूप में होती है, सेकेंडरी ओसाइट के रूप में होती है। जब ये फीमेल 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जाती है तो अंडाशय से एग रिलीज करती है और यह एग कहाँ जाता है? इस फीमेल के संकीर्ण पथ जंक्शन पे जाता है। संकीर्ण पथ जंक्शन पे जाता है और ये इस फीमेल के अंदर जो एग का लाइफ स्पेन है, यानी इसका जीवन काल है एग का, कितना होता है? 24 घंटे का। 24 घंटे का। जो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पुरुष के स्पर्म आ जाता है, पुरुष के कोई भी स्पर्म आ जाता है 24 घंटे के अंदर तो ये निषेचन कर लेगा। अगर नहीं आया तो क्या होगा? अगर नहीं आया तो यह अंडाणु धीरे धीरे क्या हो जाता है? नष्ट होने लगता है। ये अंडाणु धीरे धीरे नष्ट होकर कहाँ जाता है? इस एंडोमेट्रियम के पास आ जाता है। और एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाती है? ये टूटने लगती है। ये देखो, ये एंडोमेट्रियम ये टूट कर शरीर से वेजाइना के द्वारा बाहर निकल जाती है। एंडोमेट्रियम टूट कर शरीर के द्वारा वेजाइना के माध्यम से बाहर निकल जाती है, जिससे बोलते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग। और इस समय भी बहुत से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, बताएंगे इसी लेक्चर में, ग्राफ के द्वारा जब बताएंगे तब किस तरीके से होती है। अब इसके बाद आता है पुट की प्रवस्था। पुट की प्रवस्था का मतलब, इसमें जो फॉलिकल होती है वो ग्रो करती हैं। फॉलिकल जो होती हैं यह वृद्धि कर होती है। ये जो अंडाशय के अंदर जो छोटी छोटी फॉलिकल होती है वृद्धि करती है। प्राथमिक पुटक से द्वितीय पुटक, द्वितीय पुटक से तृतीय पुटक, तृतीय से एक परिपक्व ग्राफीन पुटक बनती है। ये किस अवस्था में बनती है? पुट की प्रवस्था में। लेकिन जब पुटक बन जाती है, जो पुटक फटती है, यानी उन पुटक के अंदर जो द्वितीयक ओसाइट है इनको बाहर निकलना है, तो निकलने के लिए क्या करती है? ये अंडोत्सर्ग की अवस्था में आती है। अंडोत्सर्ग की अवस्था में क्या होती है? ये जो द्वितीयक ओसाइट है ये अंडाशय से निकलती है, और अंडाशय से निकलती है तो ये क्या होता है? अंडाशय बाहर आ जाता है। अंडाशय से अंडाणु बाहर आ जाता है और वेट करता है किसका? स्पर्म का वेट करता है। और स्रावी प्रवस्था की प्रवस्था में क्या होता है? जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट होकर एंडोमेट्रियम के पास पहुंच जाता है। ये होता है स्रावी प्रवस्था। इतना क्लियर? चलिए, डाउट नहीं होना चाहिए।
अब हम देखते हैं ग्राफ के द्वारा कि क्या होता है। ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि ग्राफ के द्वारा क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या निकला था, पीयूष ग्रंथि हार्मोन। क्या हुआ था, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन, एक निकलेगा FSH और दूसरा LH, FSH एंड LH। अब पीयूष ग्रंथि FSH और LH कहाँ जाएगा, अंडाशय हार्मोन के पास, अंडाशय के पास, तो लिख देंगे अंडाशय, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय पुटिका लिख देते हैं, क्योंकि अंडाशय पुटिका को क्या करेगा, ग्रोथ कराएगा, अंडाशय पुटिका। अब अंडाशय पुटिका से हार्मोन निकलेंगे, कौन से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, तो लिख देते हैं अंडाशयी हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एक तो निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब अंडाशय हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बाद क्या आती है, इसके बाद आती है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इसके बाद अंडाशय हार्मोन टूटती है, टूटती यानी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये तो ये तो हार्मोन का स्तर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले आता है आपका स्रावी प्रवस्था, स्रावी, रक्त स्रावी प्रवस्था, ठीक है, रक्त स्रावी प्रवस्था, इसको हटा देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। रक्त स्रावी प्रवस्था, सबसे पहले कौन सी प्रवस्था आती है, रक्त स्रावी प्रवस्था। कितने दिन तक होती है, 3 से 5 दिनों तक, कितने दिन तक, 3 से 5 दिनों तक। इसके बाद क्या आता है, ये अंडाशय जो हार्मोन था प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, यह कहाँ जाता है, गर्भाशय अंतःस्तर के पास जाता है, गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय अंतःस्तर, ठीक है, अंतःस्तर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब रक्तस्रावी प्रवस्था आती है, जैसे 3 से 5 दिन तक रक्तस्रावी प्रवस्था आती है किसी भी फीमेल में, तो सबसे पहले क्या होती है, ये एंडोमेट्रियम, ये गर्भाशय अंतःस्तर है, ये क्या होती है, टूटती है, ये क्या होती है, टूटती है, गर्भाशय अंतःस्तर टूटती है। क्यों टूटती है, क्योंकि आगे बताएंगे। अब क्या होता है, यह FSH और LH का लेवल बढ़ता है, FSH और LH का लेवल ये बढ़ता है, ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि क्या कराना है, हमें अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल है उनको वृद्धि कराना है। अंडाशय के अंदर जो पुटिकाएं हैं, ये क्या है, पुटिका है, इस पुटिका के अंदर क्या है, प्राथमिक अंडक है, प्राथमिक प्राइमरी oocyte है, इसे बोलेंगे प्राथमिक पुटक। ये प्राथमिक पुटक के पास सबसे पहले कौन आएगा, FSH, FSH हार्मोन क्या करेगा, अंडाशय के अंदर जो पुटक है, फॉलिकल, उनको क्या करेगा, ग्रो कराएगा। ये क्या किया है, सबसे पहले FSH आता है, इसको ग्रो कराने के लिए, क्योंकि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल को उद्दीपित करेगा। अब ये फॉलिकल क्या करेंगे, धीरे धीरे यह ग्रो कर रही है। अभी इसे द्वितीय पुटक नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्राथमिक पुटक क्या है, आगे वृद्धि कर रही है, फिर वृद्धि करते हैं, करते करते आगे बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, द्वितीयक पुटक, क्या बन जाती हैं, द्वितीयक पुटक, द्वितीय पुटक, सेकेंडरी फॉलिकल। अब यह LH भी क्या करता है,
FSH और LH दोनों ही इस पर कार्य करने लगते हैं, दोनों ही कार्य करने लगते हैं। और उस समय क्या होता है, जैसे द्वितीयक पुटक बनता है तो यह द्वितीयक पुटक से प्राथमिक पुटक द्वितीयक पुटक जैसे बनता है, इसमें क्या रिलीज होता है, बहुत सारे एस्ट्रोजन निकलता है, खूब सारा एस्ट्रोजन निकलता है इन फॉलिकल से। जैसे फॉलिकल ग्रो करती हैं तो उन ग्रो करते हुए फॉलिकल से बहुत सारे एस्ट्रोजन निकलते हैं। ई फॉर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन निकलेगी तो क्या होगी, एस्ट्रोजन की लेवल ऐसे बढ़ेगी, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। खूब सारा एस्ट्रोजन निकल रहा है, खूब सारा एस्ट्रोजन निकल रहा है। जब एस्ट्रोजन निकलता है तो क्या होता है, एस्ट्रोजन जैसे निकलता है तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन बहुत सारा जब निकलता है तो एस्ट्रोजन क्या कर देता है, इन एंडोमेट्रियम को बनाने लगता है। ये जो टूट गई थी एंडोमेट्रियम, तो एस्ट्रोजन जैसे निकला तो एस्ट्रोजन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम को क्या करता है, बनाने लगता है, एंडोमेट्रियम को क्या करता है, बनाने लगता है। अब इसके बाद की अवस्था क्या आएगी, तृतीयक पुटक। द्वितीयक पुटक से क्या बनती है, तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक। और तृतीयक पुटक से एक परिपक्व पुटक बन जाती है, कौन सा पुटक, ग्राफीय पुटक। क्या बन जाती है, ग्राफीय पुटक, ग्राफियन, ग्राफी पुटक। ठीक है, जब एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या करती है, एंडोमेट्रियम को बनाने लगती हैं। अब जब एस्ट्रोजन की मात्रा जब बढ़ जाती है, ये बहुत खूब सारे एस्ट्रोजन निकालेंगे, जैसे ये फॉलिकल वृत्त करेंगे तो ये फॉलिकल वृत्त करते हुए बहुत सारे एस्ट्रोजन रिलीज करेंगी। और जब रिलीज करेंगी तो एक एस्ट्रोजन क्या करती हैं, यह जहाँ से निकली हैं, एस्ट्रोजन क्या करती हैं, ये निकली है कहाँ से, यह निकली है एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन फॉलिकल से। तो इन फॉलिकल को वृत्त कौन कराया, पीयूष ग्रंथि है। तो ये एस्ट्रोजन क्या करती हैं, निगेटिव फीडबैक दे देती हैं। क्या दे देती हैं, निगेटिव फीडबैक दे देती हैं कि अब LH और FSH की मात्रा कम हो जाए। क्यों कम हो जाए, क्योंकि अब यह परिपक्व ग्राफीन पुटक बन चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें पुटक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यह हमेशा एक महीने में केवल एक ही अंडाशय की फॉलिकल से एक ही अंडाणु रिलीज करना है किसी भी फीमेल में। तो हमें पता है कि एक अंडाशय में कितने फॉलिकल होते हैं, तो एक अंडाशय में 60 से 80,000 फॉलिकल होते हैं, 60 से 80,000 फॉलिकल होते हैं। इन 60 से 80,000 फॉलिकल में से जब जनन के योग हो जाते हैं, यानी जनन काल के योग हो जाते हैं, जब उन्हें प्यूबर्टी आ जाती है, जनन काल यानी जब उनमें 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जाती हैं, किशोरावस्था में जाती हैं, तो उसमें कितने फॉलिकल बच जाती हैं, 400 से 500 फॉलिकल, 400 से 500 फॉलिकल। ठीक है, ये जो 400-500 फॉलिकल हैं, इन 400-500 फॉलिकल में से केवल ये कितने फॉलिकल को ग्रो कराएंगी, FSH और LH केवल 5 से 10 फॉलिकल को ग्रो कराएंगे हर महीने। जो हर महीने आर्तचक्र हो रही है 28-29 दिन पर, उनमें फॉलिकल एक ही बन रही है, तो फॉलिकल एक नहीं बनती हैं, फॉलिकल 5 से 10 फॉलिकल बनती है। लेकिन वो फॉलिकल आगे जाते जाते प्राथमिक पुटक से द्वितीय पुटक बनते हुए, या द्वितीय से तृतीय पुटक या ग्राफीन पुटक बनते हुए कुछ ये नष्ट होती जाती हैं। कोई प्राथमिक पुटक बनते हुए द्वितीय पुटक में नष्ट हो जाता है, कोई तृतीय पुटक से ग्राफीन पुटक बनते हुए नष्ट हो जाता है, कोई अंडोत्सर्ग जैसे होता है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो बस ये नष्ट होते होते क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट होकर एक ही पुटक परिपक्व हो पाते हैं, मतलब निकल पाते हैं अंडाशय के द्वारा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमेशा ये अंडाशय के अंदर हो रहा है सब प्रक्रिया, तो अगर हम बात करें कि एक महीने में एक अंडाशय से एक ही अंडाणु रिलीज हो रहा है, तो जनन काल के कितने अंडाशय बच्चे हैं, मतलब हम बात करें कि 13 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक कितने अंडाणु बचे हैं, 400 से 500। अगर एक महीने में 5 से 10 फॉलिकल रिलीज हो रहे हैं, 5 से 10 फॉलिकल रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम गुणा कर देते हैं, कितने, 50 गुणे 10। ठीक है, तो आया ना 500। ठीक है, तो 500 फॉलिकल बच रही हैं, 500 फॉलिकल पूरी बची हुई हैं। अगर एक महीने में इस तरह
हम करें 10 फॉलिकल रिलीज हो रही हैं, तो 50 साल में कितने फॉलिकल हो जाएंगी? 500 फॉलिकल हो जाएंगे। तो इन 5 से 10 फॉलिकल को ग्रो नहीं कराना है, हमें सिर्फ एक ही फॉलिकल को ग्रो कराना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ और हार्मोन निकलेंगी। कौन सा? एस्ट्रोजन, सॉरी इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, यह भी इनको निगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, और बोलता है कि एफएसएच और अपनी नियंत्रण कम करो, एफएसएच हार्मोन लेवल कम करो। क्यों कम करो? क्योंकि आपको पता है कि एक अंडाशय में के फॉलिकल लगभग 400 से 500 फॉलिकल बची हैं, और इनमें हर मंथली 5 से 10 फॉलिकल को ग्रो कराना है। तो इससे ज़्यादा फॉलिकल ग्रो कराएंगे तो इससे ज़्यादा फॉलिकल को ग्रो कराकर होगा क्या? नष्ट तो हो जाएंगी। तो इनसे बचने के लिए क्या करती हैं, निगेटिव फीडबैक देती हैं। लेकिन जब ये फॉलिकल वृद्धि करती हैं, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफीन पुटक जैसे ही बनती हैं, तो ये ग्राफीन पुटक बनने के साथ साथ ये एस्ट्रोजन, खूब सारा एस्ट्रोजन निकालती हैं। यह ग्राफीन पुटक या तृतीयक पुटक जैसे बनती हैं तो खूब सारा एस्ट्रोजन निकालती हैं, खूब सारा एस्ट्रोजन। जैसे जैसे पुटक की आकार बढ़ता जाता है, उसी तरीके से यह एस्ट्रोजन की लेवल, एस्ट्रोजन का हार्मोन का स्तर बढ़ाता जाता है, खूब सारा एस्ट्रोजन बनता है। और ये क्या कर देता है, इसको क्या कर देता है, पॉजिटिव फीडबैक दे देता है। ये जो स्तर घट गई थी, निगेटिव फीडबैक दिया, अब क्या हो जाता है, यह पॉजिटिव फीडबैक देता है, और एफएसएच की स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एफएसएच और एलएच का स्तर बढ़ जाता है। ये क्या देता है, दे देता है पॉजिटिव फीडबैक दे देता है। पहले क्या दिया था, निगेटिव फीडबैक दिया था, जिसके द्वारा क्या हुआ था, यहाँ पर जो फॉलिकल ग्रो कर रही थी वो रुक गई थी, यानी ग्राफीन पुटक बन चुके हैं, तो अब इससे ज़्यादा फॉलिकल ग्रो नहीं कराना है। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन की मात्रा जब अधिक हो गई थी, तो क्या हुआ था, यह एस्ट्रोजन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही थी, तो उस समय क्या हुआ था, एस्ट्रोजन जब निकल रही थी तो उस अवस्था को बोला जाता है, जब एस्ट्रोजन अपने उच्चतम स्तर पर होती हैं, एस्ट्रोजन उच्चतम स्तर पर होती है और उसमें पॉजिटिव फीडबैक दे देती हैं, तो उस समय एफएसएच और एलएच की स्तर बढ़ जाता है। और एफएसएच और एलएच का स्तर बढ़ जाता है, तो उनमें से मुख्य रूप से एलएच का स्तर बढ़ जाता है। एलएच का स्तर बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं एलएच सर्ज, एलएच सर्ज, एलएच सर्ज बोलते हैं। अब हम देखे थे कि यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, एलएच सर्ज बोलते हैं। एलएच सर्ज क्या करती हैं, यह एलएच सर्ज या ग्राफीन पुटक को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं फटने के लिए। जैसे ये ग्राफीन पुटक क्या करती हैं, फटती हैं, तो ये क्या करती हैं, अंडाशय से अंडाणु बाहर आ जाता है। ये क्या है, ये भी द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक है। अंडाशय से अंडाणु बाहर आ जाता है, तो इस अवस्था को बोलते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग लगभग 14वें दिन तक होता है, 14वें दिन तक अंडोत्सर्ग होता है। अब यहाँ पर क्या हो रही थी, पुटक वृद्धि कर रही थी, पुट की अवस्था क्या कर रही थी, वृद्धि कर रही थी, तो इसे बोलते हैं पुट की प्रवस्था, पुट की प्रवस्था, ऐसी बोलते हैं प्रचुरोध भवन, प्रचुरोध भवन, प्रचुरोध भवन। अब यह पुट की प्रवस्था है, प्रचुरोध भवन कितने दिन तक होता है, 6 से लेके 13 दिन तक होता है। कितने दिन तक, 6 से 13 दिन तक होता है। प्रचुरोध भवन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या कर रही है, ये एंडोमेट्रियम जो टूट गई थी इनको पुनः बना रही हैं, यानी इनका उद्भवन कर रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे प्रचुरोध भवन। अब जैसे ये अंडाशय ग्राफीन पुटक अंडाशय के सतह पर फटता है, तो इसमें ग्राफीन पुटक से द्वितीयक अंडक बाहर निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। तो इस समय क्या होता है, ये जब बाहर निकलता है, तो इस समय ये द्वितीयक अंडक जब बाहर निकलता है, तो ग्राफीन पुटक जब फटता है, तो ग्राफीन पुटक का जो शेष बचा कुचा भाग होता है, उसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। अब जो ये कार्पस ल्यूटियम जैसे बनता है, तो क्या हो जाता है, इन कार्पस ल्यूटियम से बहुत सारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, तो इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल
बढ़ जाता है। और ये प्रोस्टेन क्या करता है, प्रोस्टेन जो एंडोमेट्रियम ये टूट गई थी, अब इसके बाद एस्ट्रोजन बनाया, तो प्रोस्टेन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम को क्या करता है, बनाए रखता है। प्रोस्टेन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। अब इसमें क्या होता है, प्रोस्टेन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। अब जैसे मान लीजिए गर्भाशय है, जब यहाँ पर स्पर्म आता है और अंडाणु से निषेच कर लेता है तो युग्मनज बन जाएगा, और युग्मनज बन जाएगा तो एंडोमेट्रियम से स्थापित हो जाएगा। तो स्थापित रखने के लिए ये प्रोस्टेन हार्मोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को बनाता है। और इस प्रोस्टेन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्यों प्रेगनेंसी हार्मोन को बोलते हैं, क्योंकि यह प्रोस्टेन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखता है ताकि युग्मनज बने और युग्मनज इनको स्थापित कर सकें। ठीक है। अब यह कार्पस ल्यूटियम जैसे बन जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है तो यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा भी बन जाती है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रेगनेंसी नहीं करवाना है। ठीक है, क्योंकि हमें आर्तचक्र पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम जो प्रोस्टेन निकला था, ये प्रोस्टेन फिर से क्या देता है, निगेटिव फीडबैक देता है। फिर ये क्या होता है, एफएसएच और एलएच की स्तर घट जाता है। जैसे एफएसएच और एलएच का स्तर घट जाता है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये एस्ट्रोजन की मात्रा, कार्पस ल्यूटियम की मात्रा क्या हो जाती है और नष्ट होने लगती हैं। और नष्ट होने कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, और कार्पस एल्बिकेंस जब बनता है तो क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम फिर से टूट कर गिरने लगती हैं, ब्लडिंग होने लगती है। ठीक है, तो फिर से कौन सा अवस्था आ जाती है, फिर से पूरा यह स्रावी प्रवस्था आ जाती है। और इस अवस्था को बोलते हैं, स्रावी प्रवस्था, स्रावी प्रवस्था। ठीक है, तो ये तो आई होप ये क्लासेस समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हमारे क्लासेस को जरूर कीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल बायोटेक विजन के साथ। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में निषेचन या अंतरोपण के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।